हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सिटीजनशिप। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की टेरिटरी और उसमें रहने वाले लोगों पर अप्लाई होता है। पिछली वीडियो में हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ को डिटेल में कवर कर लिया था और अब हम बात करेंगे इस टेरिटरी में रहने वाले लोगों की। आपको पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो साथ ही साथ बंटवारा भी हो गया। अनडिवाइडेड इंडिया को विभाजित करके इंडिया और पाकिस्तान दो देश बनाए गए। ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों से लार्ज स्केल पर लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। कुछ लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे तो कुछ लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ रहे थे। पार्टीशन के ऑलमोस्ट एक साल के बाद तक भी लोगों की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं थी। कोई भी इंडिया से पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से इंडिया आ जा सकता था। इस पर एक रोक लगाने के लिए 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम लागू किया गया। इसका मतलब अब बॉर्डर क्रॉस करने के लिए लोगों को पहले अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी। यानी 19 जुलाई 1948 के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच लोगों ने माइग्रेट किया, मगर गवर्नमेंट की परमिशन से। ये परमिट सिस्टम बेसिकली पासपोर्ट और वीज़ा का अल्टरनेटिव था, क्योंकि नए नए देश बने थे। पासपोर्ट कहाँ से आएगा और वीज़ा डिपार्टमेंट वगैरह सेटअप होने में तो थोड़ा टाइम लगता है, और वैसे भी इतने मास स्केल पर पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही थी, तो इनिशियली इसे परमिट सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया गया और फिर 1950 में जाकर पासपोर्ट और वीज़ा मैंडेटरी हुआ। अब हम अगर इंडिया की बात करें तो पार्टीशन के बाद इतने सारे लोग यहाँ आए और कितने गए, और ऐसे भी लोग होंगे जो कि पाकिस्तान जाके फिर वापस से लौट आए। और बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो यहीं बस गए, देश आज़ाद होने के बाद भी वापस ब्रिटेन नहीं गए। और हाँ, उन लोगों का क्या जो सदियों से यहाँ पर रह रहे थे, बट जब देश आज़ाद हुआ उस समय में भी किसी काम की वजह से दूसरे देश में रह रहे थे। अब इतने सारे केसेस हैं, अब इनमें से किसको भारत का नागरिक माना जाए और किसको नहीं। अब इसका आंसर सिंपल है, कौन नागरिक है और कौन नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ही निर्धारित करता है। बट बात कर रहे हैं 1947 के आसपास की, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आप समझ सकते हो कि जो केसेस हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस किए, उससे भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस इन 2-2.5 साल में क्रिएट हो गए होंगे। तो अब इस बैकग्राउंड के साथ हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 को समझेंगे, जो कि हमें सिटीजनशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। पार्ट 2 में कुल मिलाकर 7 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 हमें ये बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को, यानी वो दिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस दिन किस आधार पर यह डिसाइड किया गया कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। इसके बाद आर्टिकल 9 ये कहता है कि कोई भी भारत का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी आर्टिकल 9 में हमें लॉस ऑफ सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप से रिलेटेड डिटेल्स मिलती हैं। इसके अलावा आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 भारत के पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बना सके। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 को समझने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल किस पर अप्लाई हो सकता है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर आर्टिकल की कुछ कंडीशंस होंगी जिसके बेस पर ये तय होगा कि ये आर्टिकल जिस इंसान पर अप्लाई हो रहा है, क्या 26 जनवरी 1950 को उसे नागरिक माना जा सकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 5 उन लोगों के लिए है जिनका डोमिसाइल इंडिया है। आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से इंडिया है और उनकी 3 जनरेशन्स में से एटलीस्ट कोई तो इंडिया में पैदा हुआ हो। आर्टिकल 7 उन लोगों के लिए है जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चले आए थे, बट बाद में 26 जनवरी 1950 से पहले पहले वापस इंडिया लौट आए। आर्टिकल 8 उन लोगों पर अप्लाई हो सकता है जो किसी दूसरे देश में रह रहे थे और उनकी 3 जनरेशन्स में से कोई तो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो। हम इन सभी आर्टिकल्स को कंडीशंस के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5 से। आर्टिकल 5 उन लोगों के लिए है जिनका डोमिसाइल इंडिया है। डोमिसाइल का सीधा मतलब ये है कि अगर कोई इंसान इंडिया में रहता है और इंडिया को ही अपना परमानेंट घर मानता है तो उसका डोमिसाइल इंडिया होगा। इसका मतलब ये कि हम यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने पार्टीशन के बावजूद कभी इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा होगा। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि आर्टिकल 5 किन लोगों पर अप्लाई होता है। बट क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन सभी लोगों को भारत का नागरिक मानता है जो इंडिया में रहते थे और जिन्होंने कभी माइग्रेट करने के बारे में सोचा नहीं? जी नहीं। इससे तो बस इतना ही साबित होता है कि ऐसे लोगों पर आर्टिकल 5 अप्लाई हो सकता है।
बट आर्टिकल 5 में 3 कंडीशंस हैं। जो इंसान आर्टिकल 5 के दायरे में आता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के वक्त भारत का नागरिक बनने के लिए इन 3 में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना ज़रूरी है। या तो उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर उसके मम्मी या पापा में से कोई तो इंडिया में पैदा हुआ हो, और अगर ऐसा भी नहीं है तो एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तक, तब तक इंडिया में उसे रहते हुए एटलीस्ट 5 साल हो चुके होने चाहिए थे। इन तीनों में से एटलीस्ट एक कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए। अगर आर्टिकल 5 के थ्रू नागरिकता चाहिए तो हो सकता है कि आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर किसी इंसान के पास 26 जनवरी 1950 में इंडिया का डोमिसाइल था, यानी वो इंडिया में रहता भी था और इंडिया को अपना परमानेंट घर मानता है, तो ऐसे इंसान को फिर और क्या प्रूफ करने की ज़रूरत है? ऐसे इंसान को भारत की नागरिकता क्यों नहीं दी जा सकती? तो चलिए ऐसे ही एक इंसान का सिटीजनशिप टेस्ट कर लेते हैं। आपको पता ही है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सारे ब्रिटिशर्स भी इंडिया में रहते थे। काफ़ी लोगों का यहाँ पर अपना घर भी था और वो इंडिया छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे। इस हिसाब से उनके पास इंडिया का डोमिसाइल था और इसीलिए आर्टिकल 5 ऐसे लोगों पर लागू हुआ। बट ऐसे सभी लोगों को सिटीजनशिप तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि आर्टिकल 5 की तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन उन पर फिट नहीं बैठती थी। कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 हमें ये बताते हैं कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक था और कौन नहीं। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 या उससे पहले कौन सिटीज़न था और कौन नहीं, वो हमें आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 8 से पता चलता है। जबकि 26 जनवरी 1950 के बाद ये सेम इन्फॉर्मेशन हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 से मिलती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमें बताता है कि किस तरह इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है और किस तरह इंडियन सिटीजनशिप को लूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के बारे में। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमें सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके बताता है। ये तरीके या कैटेगरीज हैं बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें समझनी होंगी। पहला एप्लीकेशन, यानी किन लोगों पर ये कैटेगरीज अप्लाई होती हैं, और दूसरी चीज़ हमें समझनी है इन कैटेगरीज की कंडीशंस। कहने का मतलब, मान लो आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इनमें से कौन सी कैटेगरी आप पर लागू होती है, और फिर हर एक कैटेगरी में अपनी कुछ कंडीशंस होंगी, जिन कंडीशंस को सेटिस्फाई करके आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। तो सबसे पहले हम इन सभी कैटेगरीज का एक ओवरव्यू देखते हैं। अगर किसी इंसान का जन्म इंडिया में हुआ है तो उसके लिए बाय बर्थ कैटेगरी है। अगर जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बाय डिसेंट कैटेगरी है। अब नेक्स्ट कैटेगरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ये कैटेगरी उन लोगों पर अप्लाई होती है जिनका ओरिजिन इंडिया है, बट आज की डेट में वो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। और फोर्थ कैटेगरी है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ये कैटेगरी उन फॉरेन नेशनल्स के लिए है जो इंडियन ओरिजिन के नहीं है बट इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। यानी कोई भी फॉरेन नेशनल जो इंडियन ओरिजिन का है उसके लिए सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन है, जबकि ऐसे फॉरेन नेशनल्स जो इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं वो इंडिया की सिटीजनशिप पा सकते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। इंडियन ओरिजिन का मतलब हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। और लास्ट कैटेगरी है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अगर इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर करता है तो उस टेरिटरी में रहने वाले लोग इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी वाली कैटेगरी से सिटीजनशिप ले सकते हैं। चलिए अब इन सारी की सारी कैटेगरीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली कैटेगरी है बाय बर्थ। हमने कहा कि ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म इंडिया में हुआ है, बट कंडीशन ये है कि अगर बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ है तो बच्चे को राइट अवे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, बिना ये जांचे कि उसके पेरेंट्स सिटीज़न है या नहीं। अगर बच्चे का जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो बच्चे को इंडियन सिटीज़न तभी माना जाएगा अगर उसके मम्मी या पापा में से कोई भी इंडियन सिटीज़न है तो। और 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए सिटीजनशिप की कंडीशन ये है कि बच्चे के मम्मी या पापा में से एटलीस्ट एक तो इंडियन सिटीज़न होना ही चाहिए और दूसरा इल्लीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। और अगर दोनों के दोनों इंडियन सिटीजन्स हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब कि अगर कोई भी बच्चा इंडिया में पैदा होता है और इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब बात यह है कि ये डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। 1 जुलाई 1987 से पहले के जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हें सिटीजनशिप बिना ये जांचे दी जा रही थी कि उनके माता पिता
इंडियन सिटीज़न है या नहीं। बट 1 जुलाई 1987 के बाद पेरेंट्स सिटीज़न है या नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? एक्चुअली हुआ क्या कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 कई बार पार्लियामेंट ने अमेंड किया है, जैसे कि 1957, 1960, 1985, 86, 1992, 2003, 2005, 2015 और अभी रिसेंटली 2019 में भी। इन अमेंडमेंट्स की वजह से ये कंडीशंस समय समय पर चेंज होती गई और इन कंडीशंस में जो भी चेंजेस आप देख पा रहे हो वो इन्हीं अमेंडमेंट्स का नतीजा है। हमने अब तक देखा कि सिटीजनशिप बाय बर्थ कैटेगरी किन किन लोगों पर एप्लीकेबल है और साथ ही साथ कंडीशंस भी देखी। बट क्या सभी लोग जिनके लिए ये एप्लीकेबल है और जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, उन सभी को भारत की नागरिकता मिल सकती है? जी नहीं, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन ये है कि दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स जो यहाँ पर इंडिया में रहते हैं, उनके बच्चे अगर इंडिया में पैदा होते हैं तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। इसी के साथ साथ ऐसे देश जिनके साथ इंडिया वॉर में है, उन देशों के नागरिकों के बच्चे अगर इंडिया में पैदा होते हैं तो उन्हें भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब सेकंड कैटेगरी है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन है। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच पैदा हुए बच्चों को सिटीजन माना गया अगर उनके फादर इंडियन सिटीजन है तो। इसके अलावा 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए बच्चों को सिटीजन माना गया अगर उनके मम्मी या पापा में से कोई भी इंडियन सिटीजन है तो। और 3 दिसंबर 2004 के बाद अब बाई डिसेंट सिटीजनशिप उन बच्चों को नहीं दी जा सकती जिनका जन्म देश के बाहर हुआ है, चाहे उनके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है तो भी। यानी ऐसे बच्चों पर अब ये कैटेगरी लागू नहीं होती है। उन्हें अगर सिटीजनशिप लेनी है तो 1 साल के अंदर अंदर इंडियन कॉन्सुलेट में जाकर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। यानी उनके पेरेंट्स को इंडियन कॉन्सुलेट में जाकर उस बच्चे को रजिस्टर कराना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो है बाय रजिस्ट्रेशन। ये कैटेगरी उन लोगों पर अप्लाई होती है जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट आज की डेट में किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। यहाँ पर जो ये टर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक्चुअली ये लोग वो लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल, इन देशों को छोड़कर किसी और देश के नागरिक हैं और जिनके पास कभी ना कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो या फिर वो खुद, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में से भी, यानी 4 जनरेशन्स में से एटलीस्ट कोई तो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो या फिर उन टेरिटरीज़ में पैदा हुआ हो जो इंडिया के आज़ाद होने के बाद इंडिया के पार्ट बने हों। इसके अलावा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उनको भी कहा जाता है जिन्होंने किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर ली हो। अब हम कंडीशंस को समझते हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं ये हम समझेंगे एक कहानी से। मान लो ये दो मैरिड कपल्स हैं, ए बी और एक्स वाई। ये चारों इंडियन सिटीजन्स हैं और इन्हें काम के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ा। और जैसे कि अमेरिका पहुंचकर बहुत सारे लोग करते हैं, अमेरिका पहुंचने के कुछ ही समय बाद इनके बच्चों का जन्म अमेरिका में ही हो गया। बच्चों का नाम था सी और जेड। अब इनके पास ऑप्शन है कि अपने बच्चे को अमेरिका की सिटीजनशिप दिलवाना चाहते हैं या इंडिया की। अगर इन्हें अपने बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दिलवानी है तो इन्हें कॉन्सुलेट में जाकर अपने बच्चे को एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवाना पड़ेगा और ये है रजिस्ट्रेशन का पहला तरीका। बट ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि सब लोग ये प्रेफर करते हैं कि अपने बच्चों को अमेरिकन सिटीजनशिप दिलवा दें। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हुआ क्या कि ए और बी का ऑफिस असाइनमेंट ख़त्म हो गया और इन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। काफ़ी साल हो गए और अब सी भी 18 साल का हो गया। उसको पता चला कि वो इंडिया का नहीं बल्कि अमेरिका का नागरिक है। अब उसके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है? इसका आंसर है येस, क्योंकि वो 18 साल का हो चुका है और उसके पेरेंट्स भी इंडियन सिटीजन है, इसीलिए वो अपने आप को एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवा सकता है। ये है रजिस्ट्रेशन का दूसरा तरीका। उधर एक्स वाई जो थे वो तो अमेरिका में ही बस गए थे। इंडियन सिटीजनशिप उन्होंने छोड़ दी थी और अमेरिका की ही सिटीजनशिप ले ली थी और इस बात को अब काफ़ी साल हो चुके थे, तो अब उनको लगा कि अमेरिका में वो मज़ा नहीं है, वापस से इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। तो क्या इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। इसके दो तरीके हैं। अब डिपेंड करता है कि इन्होंने OCI कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड बनवा रखा है या नहीं। अगर OCI कार्ड नहीं बनवाया है तो ये इंडिया आकर 7 साल रहें और फिर इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करवाएं। ये प्रोसीजर है और ये है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का तीसरा तरीका। और अगर ये 5 साल से OCI कार्ड होल्डर हैं तो ये इंडिया आकर सिर्फ 1 साल रहेंगे और उसके बाद अपने आप को इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवा सकते हैं। ये हुआ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का चौथा तरीका।
बट जेड का क्या होगा? क्या उसे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, या फिर उसे वेट करना होगा कि पहले उसके पेरेंट्स ही इंडियन सिटीजन बन जाए और फिर बाद में वो अप्लाई करे? देखो, जेड के लिए भी सेम कंडीशंस अप्लाई होती हैं 4 और 5, जो कि उसके पेरेंट्स पर भी अप्लाई हुई थी, बेस्ड ऑन कि उसके पास ओसीआई कार्ड है या नहीं। इसके अलावा जेड के लिए एक क्लॉज और है, और वो क्लोज ये कहता है कि अगर कोई इंसान 18 साल का हो चुका है और उसकी मम्मी या पापा में से कोई पहले इंडिया का सिटीज़न था, मतलब अभी होने की ज़रूरत नहीं है, अगर पेरेंट्स पहले इंडियन सिटीज़न थे तो वो इंडिया में आकर 12 महीने रहने के बाद अपने आप को वो सिटीज़न ऑफ इंडिया रजिस्टर करवा सकता है। ये हुई सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन की 5th कंडीशन। तो इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई, सबको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज के थ्रू। लेकिन एक केस अभी भी छूट रहा है। जब हमने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात की थी तो हमने कहा था कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उनको भी माना जाएगा जो किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कंडीशन ये है कि वो इंडिया आकर 7 साल रहें और उसके बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन की 6th कंडीशन। चलिए अब सिटीजनशिप एक्वायर करने की नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं, जिसका नाम है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ये कैटेगरी अप्लाई होती है उन फॉरेन नेशनल्स पर जो इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं। अब इस कैटेगरी से रिलेटेड कुछ कंडीशंस भी देखते हैं। इस कैटेगरी में जो भी अप्लाई करता है उसके पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देखा जाता है, और ख़ास करके 15th ईयर का, जिस साल वो बंदा नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करता है। एप्लीकेशन की डेट के पिछले 12 के 12 महीने एप्लीकेंट जो है वो इंडिया में ही रह रहा होना चाहिए, और उसके पहले के 14 सालों में कुल मिलाकर एटलीस्ट 11 साल एप्लीकेंट जो है वो इंडिया में रह रहा होना चाहिए। तो इस तरह देखा जाए तो कुल मिलाकर 12 साल रहना ज़रूरी है नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। ये तो बस अभी 2 ही कंडीशन हुई है, कंडीशंस और भी हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि इंडिया के 8th शेड्यूल में जो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से एटलीस्ट एक लैंग्वेज की ठीक ठाक नॉलेज एप्लीकेंट को होनी चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेंट एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए, और हाँ, ये भी देखा जाएगा कि भारत की नागरिकता मिलने के बाद क्या वो इंडिया में और ज़्यादा रहना चाहता है या जस्ट उसके बाद उसका काम ख़त्म हो रहा है और वो चला जाएगा। बट इतना सब करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेंट की नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। एक्चुअली बात यह है कि इंडिया सिर्फ उन देशों के नागरिकों को नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता देता है जिन देशों में भारत के नागरिकों को भी नेचुरलाइजेशन के थ्रू उनके देश में नागरिकता मिलती हो। यानी अगर ये भाई साहब किसी ऐसे देश को बिलोंग करते हैं जहाँ पर इंडियंस को नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप नहीं मिलती है, तो इनकी सारी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और हाँ, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, इसीलिए जैसे ही इन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी इन्हें अपने ओरिजिनल देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। हमने नेचुरलाइजेशन की काफ़ी सारी कंडीशन देखी, लेकिन नेचुरलाइजेशन के केस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस में गवर्नमेंट इन कंडीशंस को रिलैक्स कर सकती है। मान लो अगर बिल गेट्स इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उनको 14-15 साल वेट कराएगी? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस में तो गवर्नमेंट अपने इन कंडीशंस को वेव ऑफ कर सकती है, ऐसा प्रावधान है। ये थी सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। और लास्ट कैटेगरी है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यानी अगर इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर करता है तो उस टेरिटरी में रहने वाले लोगों के लिए ये कैटेगरी अप्लाई होती है। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तभी के तभी तय करेगी कि उस टेरिटरी में रहने वाले किस इंसान को भारत का नागरिक माना जाएगा और किसको नहीं। अब थोड़ा सिटीजनशिप एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पार्लियामेंट ने कई बार अमेंड किया है, जैसे कि 1957, 1960, 1985, 86, 1992, 2003, 2005, 2015 और अभी रिसेंटली 2019 में भी। 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके ऊपर काफ़ी हल्ले हुए हैं, तो उससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। 2019 अमेंडमेंट जो है वो लिंक्ड है 2003 के अमेंडमेंट से। देखो, सिटीजनशिप एक्ट 2003 में अमेंडमेंट के थ्रू एक टर्म ऐड की गई थी। वो टर्म थी इलीगल माइग्रेंट, और पहली बार ये डिफाइन किया गया था कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स उन लोगों को बताया गया था जो बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा के इंडिया में घुस आते हैं, और वो लोग भी जो वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी इंडिया में ही पड़े रहते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के हिसाब से एक इलीगल माइग्रेंट के लिए इनमें से कोई भी कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं होती है, ना सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ना सिटीजनशिप बाय डिसेंट, और ना ही नेचुरलाइजेशन। और इलीगल माइग्रेंट्स के बच्चे भी अगर इंडिया में पैदा होते हैं तो उनको भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में यहाँ पर यह बदलाव हुआ कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान,
इन 3 देशों से अगर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अगर बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर आते हैं या फिर वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्हें इल्लीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। यानी धर्म के आधार पर ये चूज़ किया जा रहा है कि इल्लीगल माइग्रेंट है या नहीं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या वीज़ा के ऊपर। तो इसी के ऊपर थोड़ा विवाद है। हालांकि एक पक्ष ये है कि ये कम्युनिटीज़ इन 3 देशों में माइनॉरिटीज़ हैं और इंडिया इन माइनॉरिटीज़ को रक्षण देना चाहता है। तो हमने देखा कि किस तरह हम सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझ पाए हैं कि सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर कैसे की जा सकती है। अब हम समझेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 सिटीजनशिप लूज़ करने के बारे में क्या कहता है। यहाँ पर हमें सिटीजनशिप लूज़ करने के 3 तरीके मिलते हैं: रिनंशिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। रिनंशिएशन का मतलब है कि अगर कोई सिटीजन अपनी खुद की इच्छा से इंडियन गवर्नमेंट को ये डिक्लेरेशन सबमिट करता है कि मैं इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूँ, तो इसे लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय रिनंशिएशन कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में उस इंसान की अगर 18 साल से कम का कोई बच्चा है तो उसको भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। सिटीजनशिप लूज़ करने का दूसरा तरीका है बाय टर्मिनेशन। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी भारत का नागरिक किसी भी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप का तीसरा तरीका है बाय डेप्रिवेशन। इस तरीके में हम एक एक करके वो 5 कंडीशंस देखेंगे जिनसे इंडियन गवर्नमेंट किसी भी इंडियन सिटीजन की नागरिकता छीन सकती है। एक कंडीशन तो ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि बंदे ने सिटीजनशिप लेने के लिए किसी भी तरह का कोई फ्रॉड किया था, मतलब कोई जाली डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वगैरह वगैरह, तो उस केस में सिटीजनशिप तुरंत वापस ले ली जाएगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है जिससे ये पता चलता है कि नागरिक जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल है, तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इंडियन सिटीजनशिप उस कंडीशन में भी छीन ली जा सकती है अगर पता चले कि कोई नागरिक वॉर के समय दुश्मन देश के साथ किसी भी तरह का कोई इलीगल कम्युनिकेशन या फिर ट्रेड में सम्मिलित पाया जाता है तो भी। और हाँ, भारत में अगर कोई भी नागरिक 7 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए भारत से दूर रहता है तो उस कंडीशन में भी उसकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। और लास्ट कंडीशन उन सिटीजन्स के लिए है जो रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीज़न बने हैं और सिटीजनशिप लेने के 5 साल के अंदर अगर वो किसी दूसरे देश के जेल में 2 या 2 साल से अधिक बंदी रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी उनकी इंडियन सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। तो ये था लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय डेप्रिवेशन। और इस तरह हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 का टॉपिक भी ख़त्म हो गया।